हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम समझने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, पहला कंसेप्ट जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। दूसरा जो है HCF और एलसीएम, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, और अप्रमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो ये जो तीन दिख रहे हैं ना, ये मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिसे हम क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो में हम पहला कंसेप्ट क्लियर करेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेयों को सबसे पहले हम समझने आते हैं। तो संख्या जो पद्धति है, इसे हमने क्लास 9th में पढ़ा था। संख्या पद्धति जो फर्स्ट चैप्टर था, तो संख्या पद्धति में दो आया, पहला वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या के तो बारे में हम जानते नहीं हैं, वास्तविक संख्या के बारे में हमने पढ़ा था। तो इसमें आते हैं प्रमेय तथा अप्रमेय। प्रमेय तथा अप्रमेय के समूह को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को अगर हम विभाजित कर रहे हैं तो प्रमेय तथा अप्रमेय मिलेगा। काल्पनिक संख्या को हम 10th के बाद 11th तथा 12th क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इसे हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि ये तो इसका जिक्र नहीं है और इसे हमने क्लास 9th में पढ़ा है। तो अब हम आगे आते हैं कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्याएं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय संख्या जो है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10th में। तो जो हमारा अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, आखिर अभाज्य संख्या होता क्या है? तो संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं की संख्या से विभाजित होता है, इसके अलावा वो अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्याएं के ओनली दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तथा स्वयं की संख्या, एक तथा स्वयं की संख्या होता है। इसके अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसे ही हम अभाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्याएं जो होती हैं, जस्ट इसके अपोजिट होता है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य भी संख्याओं से विभाजित होती हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि ये एक से भी विभाजित होगा और स्वयं की संख्या से भी विभाजित होगा, इसके अलावा ये दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होता है, उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। या ऐसी संख्याएं जिसका 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है, उसे हम भाज्य संख्याएं कहेंगे। और ऐसी संख्या है जिसका 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो भाज्य भी हमने समझा, अभाज्य भी समझा। भाज्य संख्याएं में जो होता है वो एक से विभाजित होगा, स्वयं की संख्या से विभाजित होगा, इसके अलावा ये दूसरी संख्याओं से भी विभाजित होता है, उसे ही हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जो है हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं लेंगे और इस पे हम भाज्य तथा अभाज्य एक्सप्लेशन करेंगे। तो आते हैं, तो हमने लिया है कि 1 लिया है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो 1 जो है ये तो खुद से ही कटता है और फिर अपने ही अंकों को रिपीट करता है। तो 1 का तो मतलब 2 भी गुणनखंड नहीं होता और 3 भी नहीं होता, 3 से अधिक भी नहीं होता। तो ये जो है न ही भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जो 2 होता है ये 1 से भी विभाजित हो रहा है और 2 से भी विभाजित हो रहा है, यानी ये 1 से विभाजित और स्वयं की संख्या से विभाजित हो रहा है। तो ये जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड नहीं हो रहा है, इसका ओनली 2 ही गुणनखंड है, तो ये अभाज्य संख्या है। और जो 3 है ये भी 1 से विभाजित हो रहा है और खुद की संख्या से विभाजित हो रहा है, तो जो 3 है ये भी एक अभाज्य संख्या है। 4 1 से विभाजित हो रहा है, स्वयं की संख्या से विभाजित हो रहा है और अन्य दूसरी संख्या यानी 2 से भी विभाजित हो रहा है, तो ये जो 4 है ये भी ये भाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है, इसके 2 गुणनखंड है। 6 भाज्य संख्या है, 3 गुणनखंड है या 3 से अधिक गुणनखंड है इसके, तो यानी 1 से विभाजित, स्वयं की संख्या से विभाजित, अन्य संख्या से भी विभाजित, यानी 6 जो है ये एक भाज्य संख्या है। 7 अभाज्य संख्या है। 8 खुद की संख्या से विभाजित हो रहा है और 8 से भी विभाजित यानी स्वयं की संख्या से भी विभाजित हो रहा है। मतलब कि और इसके अलावा 2 से भी विभाजित हो रहा है, 4 से भी विभाजित हो रहा है। मतलब इसका 3 से
3 गुणनखंड और 3 से अधिक गुणनखंड भी है, तो ये जो 8 है ये एक भाज्य संख्या है, 9 भी भाज्य संख्या है, 10 भी भाज्य संख्या है। देखिए इसका 3 गुणनखंड, इसका 4 गुणनखंड, यानी 3 या 3 से अधिक गुणनखंड जो होता है वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो हमने जो देखा इसमें एक ऐसी संख्या है जो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। जो 2 होता है ये एक सम अभाज्य संख्या है। सम संख्या हम किसे कहेंगे कि सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित होता है। सम संख्या जो होता है वो 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित होता है, उसे ही हम सम संख्या कहते हैं। और जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 2 है वो पहली बात तो 1 से विभाजित हो रहा है, श्रम की संख्या से विभाजित हो रहा है, यानी कि इसके अलावा और कोई संख्या से नहीं हो रहा है, तो यानी कि ये एक जो है भाज्य संख्या है। और जो 2 है ये स्वयं की संख्या से विभाजित हो रही है, यानी 2 तो 2 से विभाजित हो ही रहा है। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये एक जो 2 है ये सम संख्या भी है। तो 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है केवल 1-2 ही ऐसी संख्या है, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम अभाज्य संख्या है। तो हमने जो नंबर्स लिए थे 1 से लेकर 10 तक, तो इसमें हमने देखा कि कौन अभाज्य संख्या है और कौन भाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या इसमें 2, 3, 5, 7 है और भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10 हैं। तो 1 से लेकर 10 की संख्याओं में 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या, 4, 6, 8, 9, 10 ये भाज्य संख्या है। अब है नोट यानी ध्यान रखने योग्य बातें। ये जो है ये है ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखने योग्य बातें। तो इसमें जो पहला है ये है संख्या 1 न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। जैसा कि हमने पीछे देखा ही कि ये न तो अभाज्य संख्या और न ही भाज्य संख्या है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं। दूसरा जो है संख्या 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तथा केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। इसे भी हमने पीछे देखा कि 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, यानी 2 अभाज्य भी है और सम भी है। तो ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और जो है ये तीसरा जो है सबसे छोटी भाज्य सम संख्या 4 है और सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। भाज्य सम संख्या यानी कि जो 4 है ये सम संख्या है, यानी 4 जो है 2 से विभाजित होगा तो सम है, और इसका जो ये खुद की संख्या से भी विभाजित होता है और स्वयं की संख्या और 1 से भी विभाजित होता है और इसके अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित होता है, तो ये भाज्य संख्या है। यानी ये 4 जो है सबसे छोटी भाज्य तथा सम संख्या है। और इसके पहले जो 3 आता है तो 3 तो अभाज्य संख्या है, 2 आता है तो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 आता है तो 1 तो ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो 4 ही एक सबसे छोटी संख्या है जो कि भाज्य सम संख्या है। और उसी प्रकार जो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या है वो 9 है। 9 एक भाज्य विषम संख्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो कि 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी और भाज्य संख्या तो ये है ही क्योंकि ये स्वयं से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। तो 9 जो है एक भाज्य संख्या है और ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि 9 एक विषम संख्या है। तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या 9 है। और जो चौथा पॉइंट हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कि अभाज्य संख्या एक तो 1 से कटेगी और दूसरी बात कि वो स्वयं की संख्या से कटेगी, इसके अलावा वो किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो जो अभाज्य संख्या होता है इसका तो 2 ही गुणनखंड होता है, पीछे भी हमने पढ़ा, अभी भी देख रहे हैं। एक और स्वयं वह एक होता है और वो स्वयं की संख्या होती है अभाज्य संख्या में। चूंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है इसलिए किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते समय 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। कि यहाँ पे क्या समझाया गया है कि 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, न भाज्य न अभाज्य।
कोई भी संख्या एक नहीं है इन दोनों में से। और जो अभाज्य गुणनखंड होता है इसमें इसके गुणनखंड में अभाज्य संख्याओं का होना आवश्यक है, इसीलिए अभाज्य संख्या कहलाता है। तो अगर हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 3 × 5 होगा। तो 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 3 एक अभाज्य और 5 भी एक अभाज्य। और एक जो है एक, अगर हम यहाँ पे एक लगा दें तो ये गलत नहीं होगा। अगर हम इसे 3 × 5 × 1 करेंगे तो ये 15 ही आएगा, ये गलत नहीं है। लेकिन एक जो है ये ना तो भाज्य संख्या है, ना तो भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या का होना आवश्यक है। तो एक न अभाज्य है न ही भाज्य है, इसलिए हम एक को अभाज्य गुणनखंड में नहीं लिखते हैं। यही बात यहाँ पे समझाया गया है। और अब हम देखेंगे प्रमेय 1.1 अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या दिया है, आइए समझते हैं। तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब यहाँ पे क्या समझाया गया है, समझते हैं कि क्या दे रहा है कि अगर कोई अभाज्य, अगर किसी संख्या का हम गुणनखंड करते हैं, जैसे ये 72 है फॉर एग्जांपल, 72 का अगर गुणनखंड हो रहा है तो क्या आ रहा है यहाँ पे आ रहा है 72 का गुणनखंड करने पे आ रहा है 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो ये एक अद्वितीय है, यानी 2 एक अभाज्य संख्या है और 3 भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या अगर हम 72 का कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड, तो ये अभाज्य संख्या ही आनी चाहिए। अगर हम इसे ऐसे लिखें कि 4 × 2 × 3 × 3, तो ये अगर हम इसका मल्टीपल करेंगे तो ये 72 ही आएगा। लेकिन ये जो 4 है ये एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो और हमें अभाज्य गुणनखंड करते समय उसके क्रम में लिखना चाहिए, अभाज्य संख्याओं के साथ उसके क्रम में लिखना चाहिए। तो जो 2 है, 2 के बाद 3 आता है, 3 भी अभाज्य, 2 भी अभाज्य, तो ये क्रम में है और ये एक अभाज्य संख्या है। और जो 4 है ये भाज्य संख्या है और ये क्रम में भी नहीं है। तो अगर मल्टीपल करेंगे तब तो ये सही है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की तरीका से हम देखेंगे तो ये बात गलत है। इसीलिए यहाँ पे यही समझाया गया है कि ये एक अद्वितीय है, ऐसा दूसरा नहीं बन सकता है। ये एक अद्वितीय संख्याएं हैं जो कि ऐसा दूसरा नहीं बन सकता। इसे क्रम में इसके साथ ही इसके नियम के अनुसार ही लिखना चाहिए। अब क्या है, अब हम अगला देखेंगे। अब है कि किसी संख्या का गुणनखंड कैसे करते हैं। तो कोई संख्या है अगर जैसे फॉर एग्जांपल 144 संख्या है, तो इसका हम गुणनखंड किए हैं अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 है। और ये जो 2 है ये 4 बार आया है तो 2 का पावर 4 है, इंटू 3 जो है 2 बार आया है तो 3 का पावर 2 है। और यहाँ 4 के जगह पे p मान लिया गया है और 3 के जगह पे q मान लिया गया है, यानी 2 का पावर p और इंटू 3 का पावर q। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि संख्या 144 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q के रूप में व्यक्त किया गया है। तो p + q का मान होगा, क्या होगा मान, p और q को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पे गुणनखंड किए हैं तो जो 2 है 4 बार आया है और 3 है 2 बार आया है, तो ये हमने लिख दिया है 2 का पावर 4 और 3 का पावर 2। और यहाँ पे p माना गया है, q माना गया है और p + q करना है। तो सॉल्व में p = 4 q = 2, मतलब 4 p के जगह पे 4 और q के जगह पे 2 और दोनों को प्लस कर देंगे = 6। तो ये जो है यहाँ पे MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अगर ये लिखने वाला भी आ गया तो सही है, और अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो
डायरेक्टली हम इन दोनों घात को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में 4 दिया है, बी ऑप्शन में 2 दिया है, सी ऑप्शन में 6 दिया है, डी ऑप्शन में 8 दिया है। तो यहाँ करेक्ट यानी राइट आंसर होगा हमारा 6। यानी पी के जगह पे 4 है, क्यू के जगह पे 2 है, तो 4 + 2 = 6 राइट आंसर। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऐसे ही अगर अब देखें कि कोई अगर पूछ रहा है कि कोई संख्या है, अगर उसका गुणनखंड दिया है और उस संख्या को गुणनखंड करके उसमें मल्टीपल करके उस संख्या को अगर हम लाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे 144 है, तो हमने क्या किया है, इसका गुणनखंड किया है। अगर हम इन सबको मल्टीपल करेंगे तो फिर से 144 आ जाएगा। तो यहीं पर दिया है कि जो ये गुणनखंड हुआ है और जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक है, आखिरी अंक है, अंतिम अंक है, वो 0 होगा कि नहीं होगा। तो अगर जिस गुणनखंड में 2 × 5 आ जाए, यानी 5 के साथ 2 आ जाए, तो वह संख्या उस संख्या के अंत में या उस संख्या का इकाई का अंक या उस संख्या का आखिरी अंक जो होता है वह 0 होगा। अगर ओनली 2 दिया है, 5 नहीं दिया है, या 5 दिया है 2 नहीं दिया है, तो वो कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 × 3 × 3 × 7 दिया है, 2 तो दिया है लेकिन 5 नहीं दिया है, तो इस संख्या के अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 5 तो दिया है लेकिन 2 नहीं दिया है, तो इस संख्या के भी अंत में कभी भी 0 नहीं आएगा। और यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5 × 5 है, तो यहाँ तो 2 दिया है, यहाँ भी 5 दिया है, तो इस संख्या के आखिरी अंक या इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा। जैसे हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं, 2 दूना का 4 और 5 25, 25 चौका 100 और 100 तिहाई 300। तो जो आखिरी अंक है हमारा, इकाई का अंक है, वो 0 आ रहा है। मतलब कि 2 × 5 होना चाहिए, 5 के साथ 2 हो या 2 के साथ 5 हो, तभी वो आखिरी अंक या इकाई का अंक जो होगा वो 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कभी कभी 5 भी पूछ लेता है, लेकिन बेसिकली एग्ज़ाम में तो 0 का ही पूछता है। तो 5 अगर होगा तो 5 के लिए 5 के साथ 3 होना चाहिए या कोई विषम संख्या होनी चाहिए, तब आखिरी अंक 5 होगा। इसे भी ध्यान में रख के चलना चाहिए, बाई चांस अगर पूछ ही दिया। नोट में क्या है यहाँ पे कि जिस गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 तथा 5 हो, तो वह संख्या इकाई का अंक, उस संख्या का जो है इकाई का अंक जो है या आखिरी अंक है वह 0 होगा, यानी 2 के साथ 5 होना चाहिए। यदि किसी गुणनखंड में 2 है या केवल 5 है, तो वह संख्या का इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं रहेगा। 0 रहने के लिए गुणनखंड में 2 तथा 5 दोनों का उपलब्ध होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ देखा, यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, यहाँ 5 है लेकिन 2 नहीं है, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। 0 होने के लिए 5 तथा 2 दोनों का होना ज़रूरी है, इनटू के रूप में, यानी गुणा के रूप में। उदाहरण देखते हैं कि संख्या 4 का पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। तो 4 का जो है गुणनखंड करें तो 2 × 2 का पावर n होगा। तो 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 के साथ 5 का होना आवश्यक है इनटू के रूप में। तो यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो ये जो 4 है ना, तो 4 का जो अगर हम इसका जो ये संख्या है ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। 0 का पूछा है कि ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 होने के लिए गुणनखंड में 2 × 5 का होना आवश्यक है। अतः दिए गए गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह जो
संख्या है इसका जो आखिरी अंक है ये शून्य नहीं हो सकता है, या इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता है। और उदाहरण देखते हैं कि व्याख्या कीजिए ब्रैकेट 3 इंटू 5 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 7 एक संयुक्त या भाज्य संख्या है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीबीएसई बोर्ड में 2015 में ये पूछा गया है। तो देखिए कि कितना आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर ये सब क्वेश्चन, इतना छोटा सा क्वेश्चन नहीं आएगा, या ये आपका नंबर नहीं होकर एग्जामिनर का नंबर हो जाएगा, यानी आप छोड़ देंगे इसको, तो इसका नंबर आपको नहीं मिलेगा, मतलब कि ये नंबर तो एग्जामिनर का ही हो गया ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन छूट जाए, इतना आसान, इतना छोटा, इतना सिंपल क्वेश्चन छूट जाए, तो ये बहुत इंसल्ट की बात है। तो आइए हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। अगर ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो उसे छोड़ना नहीं है, एकदम कट मारना है और अपना नंबर लेके रहना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए तो चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आइए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ब्रैकेट 3 इंटू 5 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 7, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो 105 प्लस 7 इक्वल टू 112 आ रहा है। 12 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 8 इंटू 7, मतलब 2, 8 और 7। इसका मल्टीपल करेंगे फिर भी हमारा 112 आएगा। ये पहला तरीका था। अगर MCQ क्वेश्चन आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया, तो आप किसी भी तरीके से करके मार सकते हैं। ये भी कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा तरीका है, ये जो है पहला पद है और ये दूसरा पद है। पहला पद और दूसरा पद, तो पहले पद और दूसरे पद में 7 कॉमन है, तो 7 को हमने कॉमन उभयनिष्ठ ले लिया है। फिर ब्रैकेट में 3 इंटू 5 प्लस 1, यहाँ से जब 7 ले लिया तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ प्लस 1 लिख लिया 7। और इसको जब हम करेंगे तो 5 3 जा 15 प्लस 1 16, यानी 7 इंटू 16 हो गया। यानी कि ये जो संख्या है, ये जो 112 संख्या है, 112, ये 7 से भी विभाजित हो रहा है और 16 से भी विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित होगा, स्वयं की संख्या से भी विभाजित होगा। और भाज्य संख्या में क्या था कि जो 1 से विभाजित हो, स्वयं की संख्या से विभाजित हो, अन्य दूसरी संख्या से भी विभाजित हो, वही भाज्य संख्या कहलाता है। तो यहाँ पे तो ये मतलब खुद से भी विभाजित हो रहा है, 1 से भी विभाजित हो रहा है और अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है। तो जो 112 है ये भाज्य संख्या है। इसका हमने व्याख्या कर दिया। ये जो क्वेश्चन पूछा था इसका हमने सॉल्यूशन निकाल दिया। जैसा कि हम देख ही पा रहे हैं कि यहाँ जो 2 है और 8 है और 7 है, इसका 3 गुणनखंड तो ही जा रहा है, ऐसे ही हो जा रहा है। 1 और स्वयं की संख्या तो अलग ही है, तो ये भाज्य संख्या है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ लिख देना है। इसमें क्या लिखना है कि दिया गया जो संख्या है ब्रैकेट 3 इंटू 5 इंटू 7 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 7 भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होता है और इस संख्या के गुणनखंड में 2 भी है, 8 भी है, 7 भी है और स्वयं की संख्या भी है, एक भी संख्या है। तो ये जो है 3 है, 3 संख्या गुणनखंड तो है ही, इसके अलावा ये स्वयं से विभाजित हो रहा है और 1 से भी विभाजित हो रहा है और 3 से अधिक गुणनखंड उपलब्ध है। अतः यह जो संख्या है यह एक भाज्य संख्या है, यानी 112 जो संख्या है ये भाज्य संख्या है। और हम अन्य उदाहरण देखते हैं। अन्य उदाहरण में क्या दिया है कि दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 का पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। तो जो 12 का गुणनखंड है, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है। तो आइए देखते हैं कि ये जो 12 का गुणनखंड है ये 2 इंटू 2 इंटू 3 का पावर n है। तो ये जो है, पढ़ते हैं इसे, 0 या 5 होने के लिए इसका जो अंतिम अंक है वो इकाई का अंक है, आखिरी अंक है। 0 या 5 होने के लिए, 0 होने के लिए
2 × 5 का होना आवश्यक है और इस गुणनखंड में 2 तो है परंतु 5 उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह जो संख्या है यह शून्य पर समाप्त कभी भी नहीं होगा। और 5 पर समाप्त होने के लिए 5 × 3 या 5 के साथ कोई भी विषम संख्या का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर 3 एक विषम संख्या है, यानी 5 के साथ 3 होना चाहिए। तो 3 तो है मगर 5 उपलब्ध नहीं है, इसीलिए यह संख्या 5 पर भी कभी भी समाप्त नहीं होगी। यानी यह संख्या जो है न तो 0 हो सकता है न ही 5 पर समाप्त हो सकता है। इसमें 2 तथा 3 तो है परंतु 5 उपलब्ध नहीं है। अतः दिया गया गुणनखंड न तो 0 पर समाप्त होगा और न ही 5 पर समाप्त होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर अगर आपको कोई इसमें डाउट है, आई होप कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।